ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की बेटियां के प्रश्न और उत्तर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं? उत्तर, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटी, प्रेयसी, बहन के रूप में भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी दो नदियां हैं। इनमें कुछ और छोटी छोटी नदियां भी मिलती हैं। हिमालय की पिघली बर्फ पानी के रूप में इकट्ठा होकर दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तीसरा प्रश्न, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है क्योंकि नदियाँ अपने जल से मनुष्य, पशु पक्षी तथा अन्य जीवों की प्यास बुझाती हैं। नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हैं। ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं। यही कारण है कि काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, वहां पर पाए जाने वाले देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा व केले के जंगलों तथा हरी भरी घाटियों, बर्फीली पहाड़ियों व अद्भुत हिमालय की प्रशंसा की है। लेख से आगे। प्रश्न 3, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर, तब से हिमालय से निकलने वाली इन नदियों में अनेक परिवर्तन आए हैं। अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मानव की बढ़ती स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति और बढ़ती आवश्यकताओं के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं। तब इन नदियों का पानी जीवनदायिनी और अमृत के समान माना जाता था। इसके अलावा कुछ नदियों के मार्ग में भी बदलाव आया है। प्रश्न 4, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? उत्तर, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा इसलिए कहा है क्योंकि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथ मेघदूत में अलकापुरी को कैलाश मानसरोवर के निकट बताया है, जो कुबेर देव की नगरी है। हिमालय पर्वत को देवताओं का वास माना जाता है। अनेक ऋषि मुनियों का आवास भी हिमालय की गुफाओं में रहा है। भाषा की बात। प्रश्न 1, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताओं की प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ख, माँ और दादी, मौसी, मामी की गोदी में की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता। अन्य पाठों में ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग लिखकर कक्षा में सुनाइए और इन प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। उत्तर है, पहला, मेरी आंख के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ एवं शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती थी। यह है दादी माँ से। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ
पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता खिलौने वाले से। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म के प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिकाओं की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बुन देती है। ये दोनों हैं रक्त और हमारा शरीर से। तो ये सभी कुछ आपको समानताएं बताई गई हैं। प्रश्न 2, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो सजीव या जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे क, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। ख, काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा। पाठ में इसी तरह के उदाहरण ढूंढिए। उत्तर है फर्स्ट, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं इतना कौतूहल और विस्मय से नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। दूसरा, कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। तीसरा, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। चौथा, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। पांचवा, वित्रावती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो ये हैं कुछ निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी आयाम देने के उदाहरण। अगला प्रश्न है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। मीन्स आपको मैचिंग करना है। विशेषण और विशेष्य दिए हुए हैं। जैसे संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। चौथा प्रश्न, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला के क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। उत्तर है छोटी बड़ी, दुबली पतली, नंग धड़ंग, भाव भंगिमा, माँ बाप। ये सभी वर्णमाला के क्रमानुसार दिए गए हैं। पांचवा प्रश्न, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी, दीन, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा का रूप भी आपको लिखना है। इसमें है शब्द नमी जिसका उल्टा है मीन और ये है जातिवाचक संज्ञा। मीन मतलब मछली। हीरा जिसका उल्टा शब्द है राही। राही मीन्स यात्रा करने वाला, जातिवाचक संज्ञा। धारा इसका उल्टा है राधा। ये है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति का नाम बता रही है।
लाभ, लाभ का उल्टा है भला, जो है एक भाववाचक संज्ञा जो इमोशन को बताती है। नव, इसका उल्टा है वन, जो है एक जातिवाचक संज्ञा। वन मीन्स जंगल। प्रश्न 6, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का नाम दूसरा रूप वेत्रावती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। इसका उत्तर है सतलुज, शतद्रुम, रोपड़, रूपपुर, झेलम, वितस्ता, चिनाब, विपाशा, अजमेर, अजयमेरू, बनारस, वाराणसी। प्रश्न 7, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही का प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों में समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। इसका उत्तर है पहले उदाहरण के समान वाक्य और उनके विश्लेषण। पहला, मेरे दोस्त शायद ही समझें कि मैंने यह कार्य क्यों किया। इसका विश्लेषण है मेरे दोस्त शायद न समझें कि मैंने यह कार्य क्यों किया। दूसरा, अमीर लोगों को शायद ही ज्ञान हो कि इस कोरोना काल में काम न करने पर मजदूर कैसे दिन बिता रहे हैं। विश्लेषण, अमीर लोगों को शायद ही ज्ञान नहीं है कि इस कोरोना काल में काम न मिलने पर मजदूर कैसे दिन बिता रहे हैं। तीसरा, मेरे मित्र शायद ही जान सकें कि मैं पढ़ाई कैसे करता हूँ। विश्लेषण, मेरे मित्र शायद न जान सकें कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे करता हूँ। दूसरे उदाहरण के समान वाक्य एवं उसका विश्लेषण इस प्रकार है। पहला, सेब के गुण से कौन परिचित नहीं है। विश्लेषण, सेब के गुणों से सभी परिचित हैं। दूसरा, रावण के अहंकार को कौन नहीं जानता। विश्लेषण, रावण के अहंकार से सभी परिचित हैं। तीसरा, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता। विश्लेषण, अमिताभ बच्चन को सभी जानते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।